तो वर्क डन डी डब्ल्यू, उसको हम लिख सकते हैं टो डी थीटा। जैसे वर्क डन बाई फोर्स होता है एफ डॉट डी थीटा, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं टो डी थीटा। एंड टॉर्क जो है वो हमने देखा था करंट कैरिंग कॉइल पर एम क्रॉस बी होता है, और उसको हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इसलिए लिखा क्योंकि हम डी थीटा डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को, कॉइल को। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन है। अगर टोटल वर्क डन अपने को फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, दैट मीन्स डी डब्ल्यू की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये वर्क डन है। और थीटा कहाँ से कहाँ, तो थीटा 1 टू थीटा 2। इनिशियली सपोज अपन कह रहे कि जो कोयल है दैट मेकिंग एंगल थीटा 1 विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और फाइनली थीटा 2 तक उसको रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क डन को अपन लिख सकते हैं एम बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 टू थीटा 2 के इक्वल हो। मीन्स यहाँ से अपने को मिला एम बी, ये हमने लिखा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन्स इसको अपन कहेंगे W इक्वल्स टू, ये अपने पास है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के इक्वल हो। ये वर्क डन है W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला, एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन केस स्टडी करें। केस 1, जैसे अपन कह रहे कि इफ इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट था, तो थीटा 1 0 है एंड थीटा 2 180 है। एक कोयल को 180 डिग्री एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 माइनस 1, तो ये अपनी मिला 1 माइनस ऑफ माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2mb। ये मैक्सिमम वर्क डन है। अगर अपन कह रहे कि कोई कोयल है उसको 0 से 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे, तो ये मैक्सिमम वर्क डन होगा। इतना अपन कह रहे कि केस 2 में अपन कहेंगे इफ थीटा 1 180 डिग्री है इनिशियली, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड थीटा 2 0 डिग्री है, तो उस केस के लिए हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। इसको हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस कॉस 0। कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है और ये -1, तो यहाँ से अपने को मिला -2mb। दैट मीन्स मिनिमम वर्क डन वो -2mb के इक्वल होगा, और मैक्सिमम वर्क डन 2mb के इक्वल होगा। और मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, हमने कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको इन्फिनिटी से गिवन चार्ज के फील्ड में लाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है ना। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन चार्ज के फील्ड में कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी या जीरो एक्सीलरेशन से लाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, the work done to rotate a magnetic dipole from
θ1 equals to 90 degree to θ2 equals to थीटा, कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, is stored in the form of magnetic potential energy. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो इस वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क डन कितना है अभी हमने फॉर्मूला देखा, एम बी कॉस 90 डिग्री, θ1 90 डिग्री है, माइनस कॉस θ2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से अपने को मिला वर्क डन माइनस एम बी कॉस थीटा, और उसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी वेक्टर के इक्वल होगा, जहाँ पर एम मैग्नेटिक मोमेंट है और बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यू बी इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी वेक्टर के इक्वल होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अपन नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी अपन किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो एक्सपीरियंस फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड force experienced by the dipole is always zero. Force experienced by dipole is always zero, but torque may or may not be zero. टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स में और मे नॉट बी जीरो, या अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स में और मे नॉट बी जीरो, यूनिफॉर्म में तो ऑलवेज जीरो होगा, बट अपन कह रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, और टॉर्क में सेम कंडीशन होगी, टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा इस टाइप से अपने को पूछते हैं, मे नॉट बी जीरो। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स may or may not be zero and torque also may or may not be zero. डाइपोल की अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं, ये कंडीशन किस टाइप से होगी, तो ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अपन कह रहे कि कोई भी करंट कैरिंग कोयल है, ये सपोज अपन कह रहे कि कोयल है, इस कोयल के अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग कोयल है, और इसके कारण अपन कह रहे कि इसकी जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इधर है, तो बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है। उस केस में थीटा जीरो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमने मैकेनिक्स 11th में पढ़ा था कि जब भी किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। तो यहाँ पे फोर्स जीरो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है,
बट वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो हम कहेंगे अगर थीटा 0 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसी के अंदर अपन कह रहे कि फोर्थ पॉइंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, उस केस में अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री होगी, और कॉस 180 माइनस 1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दैट मीन्स एम बी के इक्वल होगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसके अंदर एम वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड दोनों एंटी पैरेलल है, उस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। और थीटा की वैल्यू अपन कह रहे कि 180, तो अपनी को ये ध्यान रखना है जब एंटी पैरेलल है उस केस में, एंटी पैरेलल कैसे, जैसे अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें अगर डायरेक्शन ऐसे है, इसमें एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, ये अपन कह रहे कि एरिया वेक्टर एम हो गया, क्योंकि एम एरिया वेक्टर के अलाउ होता है, और बी इधर है, तो दोनों अपन कह रहे एंटी पैरेलल है, उस केस में अपन कह रहे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। एफ तो 0 नहीं, या फोर्स 0 होगा, बट फोर्स के लिए अभी हमने कहा था कि एफ इक्वल्स टू आई क्लोज इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी के इक्वल होगा, और हमें पता है कि अगर क्लोज लूप है तो क्लोज इंटीग्रल डीएल वेक्टर वो 0 के इक्वल होता है, दैट मीन्स वी कैन से फोर्स विल बी 0, ये एक आंसर आ गया, गुड। सेकेंड अपने को टॉर्क फाइंड करना, बैलेंसिंग टॉर्क है वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड 3.39 न्यूटन मीटर मिला। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? यस सर। चलो वन मोर एग्जांपल अपन देखेंगे। A magnetic needle laying parallel to magnetic field required W units of work to turn it through by 60 degree. Then the torque needed to maintain the needle in this position. इस पोजीशन में टॉर्क को मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ W, ये अपनी को फाइंड करना है। सॉल्व किया इसको सर मैंने पहले टॉर्क फाइंड किया, पहले वर्क डन फाइंड करना है। एंड नहीं लाइक पहले टॉर्क फिर उसमें से वर्क डन में से ओके देखो वर्क डन अपनी को टू, यहाँ पे एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो हम ये लिख सकते हैं एम बी, थीटा 1 इसने कहा है 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एंड थीटा 2 दैट इज 60 डिग्री, तो इसको हमने लिखा एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 60 डिग्री, और इसको हम कह सकते हैं एम बी कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस 60 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट एम बी बाई 2, ये वर्क डन है। अभी रिक्वायर्ड टॉर्क की अगर अपन बात करें तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, मतलब थीटा 2 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी √3/2, और एम बी बाई 2 की वैल्यू कितना है W है, तो इसको अपन लिख सकते हैं √3W, ये रिक्वायर्ड टॉर्क होगा। गुड, एक्सीलेंट। ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन से वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, रेडियस इसकी r के इक्वल है, ये बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन है, मास m है, और वो
यूनिफॉर्म स्पीड v से मोशन कर रहा है। और जब अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है तो उस केस में अपन कह रहे कि हमें फर्स्ट पूछा गया है कि ऑर्बिटल करंट क्या है। फर्स्ट अपन इसमें फाइंड करेंगे ऑर्बिटल करंट। और करंट क्या होता है? तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अपन कहेंगे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपॉन टाइम पीरियड टी हो गया। और टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड v हो गया। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें मिला ev अपॉन 2πr। ये एक फॉर्मूला हो गया। अभी दूसरा हमें पता है कि v/r उसको अपन ओमेगा लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मिला e ओमेगा अपॉन 2π। ये अपन कह रहे कि दूसरा फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से मिला और सेकेंड फॉर्मूला ई ओमेगा अपॉन 2π मिल गया। फिर अपने को फाइंड करना है सेकेंड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर पॉइंट एट न्यूक्लियस पोजीशन। जैसे अपन कह रहे कि सेंटर पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पोजीशन पर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना। और मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r बेटा। ये फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2r। आई को ऑलरेडी बेटा आपने फाइंड किया है ev अपॉन 2πr। ये वैल्यू रखा तो B नॉट सेंटर पर दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ev अपॉन 4πr स्क्वायर के इक्वल हो। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट न्यूक्लियस पोजीशन हो गया। थर्ड पार्ट में अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट को अपन कैपिटल M वेक्टर से शो करेंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट अपने को मिलेगा M वेक्टर इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया I इंटू बेटा A के इक्वल होगा। तो I एरिया को अपन लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। I की वैल्यू ऑलरेडी अपने फाइंड किया है और वो है ev अपॉन 2πr। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो m इक्वल्स टू ई वी अपॉन 2πr इंटू पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। मिस मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिला EVR/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन से वो अपन कह रहे कि ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है। ये बेटा अपन कह रहे कि रेडियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये ZE। अभी देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो जब करंट की बात करें तो करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो करंट की डायरेक्शन हम इस तरफ ले सकते हैं, ये बेटा करंट की डायरेक्शन है। और जब अपन इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वो I इंटू ए वैक्टर होता है। और एरिया वेक्टर हम फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। तो फील्ड कहाँ पर है? तो अपन क्या करेंगे, या तो आप फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। इस कंडक्टर को अपन होल्ड करें तो जो टेंजेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो सेंटर पे फील्ड कहाँ पे आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। फील्ड कहाँ पे आ रहा है? इनवर्ड। या दूसरा अपन ये कह सकते हैं राइट हैंड पाम को करंट की डायरेक्शन में टर्न करूं और जब मैं करंट की डायरेक्शन में टर्न करूंगा तो थंब इनवर्ड मिलता है। इसका मतलब अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट तो है अंदर की तरफ। अभी एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? तो हमने 11th में पढ़ा था एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर। एल वेक्टर किसके इक्वल है? आर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल है। आर किधर है? तो अपन कह रहे हैं कि सेंटर को एट ओरिजिन लेंगे, आर इधर, और पी कहां पर है? लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे आर क्रॉस पी, थंब अपवार्ड हो गया, आर क्रॉस पी।
तो थंब अपवर्ड है, उस केस में अपन कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड, एम जो है वो इनवर्ड है और एल जो है वो आउटवर्ड है। एम की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर को हम फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं, और एल वेक्टर जो फील्ड इंड्यूस हो रहा है उस फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में नहीं। मैग्नेटिक जो फील्ड इंड्यूस होगा करंट के कारण उसकी डायरेक्शन में अपन एरिया वेक्टर लेते हैं, और एल वेक्टर है वो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन में होता है। तो आर क्रॉस पी उठा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखते हैं फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाओ और सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करो, तो आर क्रॉस पी, तो अपन कहेंगे वो बाहर की तरफ है। आर क्रॉस पी अपन कहेंगे कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? यस। मोमेंट है, ये एक मैग्नेटिक मोमेंट की अनदर यूनिट है। जैसे आपने बेटा केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 11th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम बोर्स मॉडल पढ़ते हैं, और बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल हमें क्या कहता है कि एम वी आर बेटा एंगुलर मोमेंटम वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है और वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। और अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू देखा ई बाई 2m इंटू एम वी आर, और एम वी आर की जगह अपन एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिला ई बाई 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, और उसको अपन लिख सकते हैं ई एच अपॉन 4 पाई m इंटू एन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहाँ पे अपन कह रहे एन तो एनी इंटीजर है, ई एच अपॉन 4 पाई m, उसको अपन कहेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। तो अगर अपने को पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट की और यूनिट कौन सी है, तो अपन कहेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। और वन बोर मैग्नेट्रॉन किसके इक्वल होगा, तो म्यू बी, ई बेटा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को म्यू बी उसकी वैल्यू मिलेगा 9.23 इंटू 10⁻⁻24 के इक्वल होगा। 9.23 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये वन बोर मैग्नेट्रॉन की यूनिट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड रोटेटिंग बॉडी, ये अपन देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक डिस्क है, ये सपोज अपन कह रहे कि इस टाइप से डिस्क है, और डिस्क को पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया गया है। ये जो डिस्क है इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है। यहाँ पे बेटा टर्म अपने नॉन कंडक्टिंग यूज किया है, कंडक्टिंग यूज नहीं किया। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? द पासवेज ऑफ करंट। जब अपन कह रहे कि कंडक्टर की बात करेंगे तो चार्ज केवल सरफेस पर रहता है, और नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, ये q उसको चार्ज दिया है, और मास इसका m है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है,
और हमें पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अपन डेफिनेशन से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे तो उस केस में अपने को इंटीग्रेशन की अप्रोच लगानी पड़ेगी और वो अपने लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उससे बचने के लिए हम अभी जो अपने एक टूल सीखा है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का सम E/2m होता है। यहाँ पे चार्ज Q अपन कह रहे कि रोटेट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम उसका जो रेशियो है वो Q/2m के इक्वल होगा। m अपन कह रहे कि इसका मास है, इसका जो डिस्क है उसका मास m है, ये डिस्क है। तो अपन अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कहेंगे m इक्वल्स टू Q/2m और इंटू बटा l हो गया। बोलो एक अपन कह रहे कि डिस्क है जिसकी रेडियस r है, ओमेगा से रोटेट करती है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड किया था 11th में बेटा? अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो ओमेगा से रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? जैसे अभी हमने पॉइंट पार्टिकल का देखा, पॉइंट पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p था और वहां से अपने को mvr मिला। और जब अपन कह रहे कि रिजिड बॉडी है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और उसका एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो वो आई ओमेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? आई इंटू ओमेगा। और आई क्या यहाँ पर? तो आई को अपन कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? क्या? एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? इस गिवन एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट अपनी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हाफ एम आर स्क्वायर बेटा क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो जब अपन डिस्क का इस गिवन सेंटर के अबाउट अगर देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी अपन कह रहे कि ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ये बेटा अपने को मिला Q/2m, आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है। एम से एम बेटा कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिला मैग्नेटिक मोमेंट Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल होगा। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट, find the magnetic moment of the given charged sphere। इस चार्ज स्फीयर के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो अपनी को फाइंड करना। फिर अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम वो Q/2m होता है। ये बेटा जनरलाइज फॉर्मूला अपने को याद रखना है। और m इक्वल्स टू हम कह सकते हैं Q/2m इंटू बेटा l हो गया। और l को अपन क्या लिखेंगे? I इंटू ओमेगा। I क्या होता है इसका? 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये वैल्यू रख लेते हैं तो यहाँ से अपने को मिला m इक्वल्स टू Q/2m इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा। m से m कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट में से हमें मिला Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5 के इक्वल होगा। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। Using galvanometer we can measure the current as well as voltage।
अगर अपन कह रहे कि इसका डायग्राम अपन देखें, गैल्वेनोमीटर किस टाइप से वर्क करता है, तो हम ये कह सकते हैं इस टाइप से अपन कह रहे कि इसमें हॉर्स शू मैग्नेट होता है। इस टाइप से हॉर्स शू मैग्नेट है। ये सपोज नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल है। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है। इस टाइप से पॉइंटर है। ये इस टाइप से बेटा नंबरिंग होती है। इसके सेंटर में इधर 0 होता है, 1 2 3। यहाँ पे सेंटर पे 0 रहेगा, 1 2 3। इस टाइप से दोनों तरफ अपन कह रहे कि करंट को मेजर, क्योंकि ये डायरेक्शन को भी मेजर करता है। ये जो है उसको अपन पॉइंटर कहेंगे। ये पॉइंटर है जो डिफ्लेक्शन मेजर करेगा। ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। बोर्ड में भी बेटा इसकी वर्किंग अपने को पूछी जाती है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप से अपन कह रहे कि वर्किंग है। अभी ये मेजर कैसे करेगा करंट को, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे अपन कह रहे कि ये नीडल है, वो डिस्प्लेस हुई, करंट अपने इसमें फ्लो करवाया। करंट फ्लो करवाते ही अपन कह रहे कि उस पर टॉर्क लगता है बेटा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम में एक टॉर्क तो किसके कारण लगता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दूसरा अपन कह रहे टॉरिशनल टॉर्क होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है उसको अपन यहाँ पे कहेंगे BINA। और जो अपन कह रहे टॉरिशनल टॉर्क होता है वो C थीटा के इक्वल होता है। C जो है उसको अपन कहेंगे टॉरिशनल कांस्टेंट। C जो है दैट इज कॉल्ड टॉरिशनल कांस्टेंट। और थीटा जो है वो अपन कह रहे डिफ्लेक्शन एंगल। करंट फ्लो करने से कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, उसको डिफ्लेक्शन एंगल को हम थीटा से शो करेंगे। और यहाँ से अगर मैं करंट की बात करता हूँ I, तो I इक्वल्स टू अपने को क्या मिला, C अपॉन BNA इंटू थीटा के इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो I है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा के इक्वल है। तो जितना बेटा अपन कह रहे कि डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही अपन कह रहे कि करंट हम इसमें मेजर कर सकते हैं। I प्रोपोर्शनल टू थीटा है, मतलब थीटा जितना एंगल इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी। तो हम यहाँ पर करंट को इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर रहे हैं। क्लियर, मतलब हम ये कह सकते हैं द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि किसके बीच का एंगल है? थीटा डिफ्लेक्शन, ये नीडल, ये जो पॉइंटर है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला होता। और पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा कोयल का डिफ्लेक्शन। कोयल जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई उतना ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा।
तो जो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा जितना ज्यादा होगा उतनी करंट इसमें ज्यादा होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं द डिफ्लेक्शन एंगल is directly proportional to the flowing current. Deflection angle is directly proportional to the flowing current. Deflection angle per unit current is called current sensitivity. Deflection angle per unit current is called current sensitivity. तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एस आई दैट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन आई, और थीटा अपॉन आई अगर अपन देखें तो ये अपने को मिलेगा एन बी ए अपॉन सी के इक्वल, एन बी ए सी, और यूनिट क्या होगा रेडियन पर एम्पियर। थीटा की यूनिट बेटा रेडियन और करंट की यूनिट एम्पियर। तो ये अपने पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। अभी अपन कह रहे करंट सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो हम एन बी और ए को इंक्रीज कर सकते हैं और सी को डिक्रीज कर सकते हैं, बट एन और बी और ए उसको एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि एन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव है वो कपलिंग कांस्टेंट है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी वी यूज ब्रॉन्ज वायर। अपन कह रहे कि जो कंडक्टिंग कोयल है उसके अंदर जो वायर अपन यूज करेंगे वो ब्रॉन्ज वायर अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी वी डिक्रीज टॉरिशनल कांस्टेंट। टॉरिशनल कांस्टेंट, टॉरिशनल कांस्टेंट को अपन डिक्रीज कर सकते हैं। फिर करंट सेंसिटिविटी के बाद में अपन बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हमने कहा गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपन वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने क्या किया था बेटा, सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर। और करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते थे, शंट रेजिस्टेंस, है ना, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे G2A और G2B, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था। तो अगर हम इसको वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसको अपन डिफाइन करेंगे द डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट वोल्टेज बेटा, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट वोल्टेज is called voltage sensitivity. Voltage sensitivity. Deflection angle per unit voltage is called voltage sensitivity. मतलब हम ये कह सकते हैं एस वी दैट इज थीटा अपॉन वी के इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन आई आर, और थीटा अपॉन आई की वैल्यू हमें पता है एन बी ए अपॉन सी आर, ये हो गया। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है और इसका यूनिट होगा रेडियन पर वोल्ट।
नोट कर दिया बेटा? yes sir, noted. चलो, अभी अपन कह रहे कि इसमें कभी कभार थ्योरेटिकल पॉइंट भी पूछ लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपन कहेंगे एडवांटेज ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, एडवांटेज ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। और एडवांटेज ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे एज द डिफ्लेक्शन of the coil is proportional to the current passing through it. So a linear scale can be used to measure the deflection. एज ए यूनिटरी मेथड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना एंगल है तो इतनी करंट है, तो एंगल को मेजर कर दिया, उसके प्रोपोर्शन में अपने को करंट भी मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे a moving coil galvanometer, a moving coil galvanometer moving coil galvanometer can be made highly sensitive by increasing N, B, A and decreasing C। C को डिक्रीज करेंगे और N, B, A उसको इंक्रीज करेंगे। बट एक इसमें इसका एक ड्रॉबैक भी है कि N, B और A को हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो साइज है वो बढ़ जाती है। तो थर्ड पॉइंट उसी से रिलेटेड है। एज द कोयल इज प्लेस्ड इन strong magnetic field, strong magnetic field of powerful magnet, its deflection is not affected by external magnetic field। ये अपन कह रहे कि इसकी एडवांटेज है। अभी अपन कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज 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 में फर्स्ट पॉइंट, द मेन डिसएडवांटेज is that its sensitivity
its sensitivity cannot be changed as our requirement. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी सेंसिटिविटी को चेंज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे अपन कर एन बी ए, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगी, तो हम कह रहे कि हम एक लिमिट तक ही, और सी को एक लिमिट तक ही डिक्रीज किया जा सकता है। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा कि सबसे लिस्ट जो सी है वो ब्रॉन्ज वायर का होता है, इसलिए अपन उसमें ब्रॉन्ज को यूज करते हैं। फिर अपन कहेंगे कि सेकेंड पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ moving coil galvanometer are easily damaged by overloading। एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो करेंगे तो वो डैमेज हो सकता है। तो ये अपन कह रहे कि एक इसका सबसे बड़ा मतलब ये भी एक डिसएडवांटेज है।